हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में समझा था कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड्स कैसे यूज करते हैं, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, फोर्स मेथड क्या होता है, उसमें अननोन्स देखे थे। फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड में भी हमने अननोन्स समझा था कि जो फोर्स मेथड होगा उसमें रिएक्शंस, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसका अननोन होता है। पर वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पे हमारा डिफ्लेक्शन और रोटेशन जो है वो वहां पे क्या था, अननोन था। और कैलकुलेट करने के लिए हमको कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है कि अगर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मींस डीएस अगर लेस देन हो डीके से, तो वहां पे क्या होगा, फोर्स मेथड यूज कर रहे थे। और वही अगर डीएस की अगर अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें तो वहां पे डीके जो है वो लेस होना चाहिए डीएस से। इन सारी चीजों को प्रीवियस सेशन में देखे हैं और इसी चीज को अब आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो ये फोर्स मेथड है, ये जो फोर्स मेथड है, इस फोर्स मेथड का सबसे फर्स्ट मेथड आज लेंगे हम, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस चीज को आज के सेशन में हमको देखना है। ठीक है, पर इसके पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस में एक कॉमन एक एजम्पशन है, उस एजम्पशन के बारे में समझेंगे कि वो एजम्पशन क्या है जो सारी स्ट्रक्चर को फॉलो करना करना होगा, तब जाके हम इन सारी मेथड्स जो है हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एजम्पशन के बारे में। ठीक है, एजम्पशन के बारे में हम पहले बात करते हैं। एजम्पशन क्या है, सबसे फर्स्ट चीज तो ये है कि जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो मेथड फॉलो होना चाहिए। मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है, जो इसका जो इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो चीज जो है फॉलो होनी चाहिए। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, इस चीज को समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉलो बेसिक एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन। ठीक है, अब इस एजम्पशन के अंदर क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जिसमें बहुत सारे क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल लोडिंग्स है। मतलब उसमें यूडीएल भी है, उसमें पॉइंट लोड भी है, हो सकता है कि दो से ज्यादा पॉइंट लोड है। ठीक है, और वहां पे डिफरेंट जो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल लोड जो लगाए हैं, मतलब डिफरेंट एक्सटर्नल लोड वाला जो स्ट्रक्चर का स्पैन है, उसमें मुझे अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे उसका इफेक्ट देखना है कि वहां पे टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, या फिर वहां पे इंटरनल लोडिंग स्ट्रेस कितनी होगी, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट वहां पे कितना हो रहा है, तो मुझे वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा कि अगर मैं इंडिविजुअल लोडिंग को लेकर उस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालूं और उन सबको सम कर दूं, तो वो जो मेन जो मैंने बात किया जो स्पैन होगा जिसमें सेवरल लोडिंग्स लगी हुई है, उसके डिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या, कि कोई ऐसा स्पैन है जिसमें दो से ज्यादा लोडिंग्स लगी हुई है और उसमें मुझे किसी एक पॉइंट पे क्या करना है, डिफ्लेक्शन निकालना है या फिर इफेक्ट देखना है, तो उसका टोटल जो इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा इंडिविजुअल लोडिंग के इफेक्ट के सम। ठीक है, के सम के इक्वल होगा। इसका बात का मतलब क्या होगा, देखो कि अगर मान लो मैंने कहा कि ये स्पैन है, ठीक है, और ये मैं बोलती हूँ कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें लगा है यूडीएल, और इसमें मान के चलो एक सेंटर पे पॉइंट लोड है, और मुझे देखना है कि इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट सी पे, अगर मैंने इसे कहा कि चलो इसके सेंटर पे निकालना है, सी पे निकालना है, इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है इस यूडीएल के कारण या इस पॉइंट लोड के कारण, तो उसका जो वैल्यू होगा, जो टोटल डिफ्लेक्शन जो आएगा, ये डिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा इंडिविजुअल लोडिंग के डिफ्लेक्शन के इक्वल दैट पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझो। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ यूडीएल कंसिडर करूं
और मैं इसको ऐड कर दूं, इसको मैं ऐड कर दूं इस पॉइंट लोड के इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो P था, यहाँ पे क्या है W है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आया मान के चलो वो डेल 1 बोला मैंने, और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आया वो आया डेल 2। तो ये जो डिफ्लेक्शन डेल होगा वो इक्वल होगा इन दोनों के सम के इक्वल, डेल 1 प्लस डेल 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे जो भी स्ट्रक्चर है उस पे अगर एक से ज्यादा लोडिंग्स प्रेजेंट है, मतलब सेवरल लोडिंग्स लगी हुई है, तो उस पे आने वाला इफेक्ट किसी भी एक पॉइंट के अगर मैं अबाउट बात करूं तो उस पॉइंट पे आने वाला जो इफेक्ट होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ इंडिविजुअल लोडिंग के इफेक्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है इस चीज को समझ लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, according to this principle, according to this principle, according to this principle, total displacement, total displacement, total displacement और internal loading stress और internal loading stress at a point in a structure subjected to several external loading can be determined by adding together displacement or internal loading stresses caused by each loading considered separately, ठीक है, considered separately ठीक है। तो क्या चीज लिखा है हमने डेफिनेशन में, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट या फिर हम क्या कह सकते हैं इंटरनल लोडिंग स्ट्रेस। अब इंटरनल लोडिंग स्ट्रेस का मतलब क्या हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट हो सकता है, शियर फोर्स हो सकता है, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल डिस्प्लेसमेंट और इंटरनल लोडिंग स्ट्रेस जो होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रक्चर में, जो कि स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोडिंग से, वो भी सेवरल लोडिंग से, मतलब एक से ज्यादा है, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय एडिंग टुगेदर जितना भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, जितना भी इफेक्ट मिल रहा है हमको इंडिविजुअल लोडिंग के इफेक्ट को जब हम ऐड करते हैं तब जाके क्या होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का हमारे पास टोटल जो है इफेक्ट या रिस्पॉन्स जो मिलता है। तो इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा, इसके लिए भी वैलिडिटी के लिए कंडीशंस है। फर्स्ट ये है कि जो यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर होगा है ना, वो यहाँ पे हमको क्या मिलना चाहिए, लीनियर स्ट्रेस रिस्पॉन्स देना चाहिए, मतलब कि जो स्ट्रेस होगा वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, स्ट्रेन के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वही तक यहाँ पे हम लोग लोडिंग की बात कर रहे हैं।
और यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन इसमें है, इसमें सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन होती है कि यहाँ पे जो हमको डिफॉर्मेशंस मिल रहा है, मतलब ये जो डिफॉर्मेशंस है या फिर डिस्प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। अगर जितना ज्यादा वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा वो उतना ज्यादा वहाँ पे मोमेंट कॉज करेगा या फिर स्ट्रेस डेवलप करेगा। और इस पॉइंट को भी हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे मोमेंट या फिर स्ट्रेसेस स्ट्रक्चर में डेवलप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस प्रिंसिपल इज वैलिड, दिस प्रिंसिपल इज वैलिड ओनली व्हेन, सबसे पहली चीज कि जो स्ट्रक्चर है when structure response क्या हो, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है। लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रक्चर कैसा रिस्पॉन्स करना चाहिए, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर, लीनियर इलास्टिक बिहेवियर का क्या होना चाहिए, इसमें रिस्पॉन्स मिलना चाहिए हमको। इस बात का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस है वो क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, किसके, स्ट्रेन के, है ना। स्ट्रेस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो, स्ट्रेन के। इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये हुक्स लॉ जो है वो यहाँ पे वैलिड है, ठीक है। हुक्स लॉ जो है वो वैलिड है, हुक्स लॉ इज वैलिड, ये फॉलो होगा तभी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है फॉलो होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जो यहाँ पे हमारा जो डिफॉर्मेशंस मिल रहा है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जो डिफॉर्मेशन है, जो डिफॉर्मेशन जो है स्ट्रक्चर का वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा जो डिफॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे एडिशनल मोमेंट या फिर स्ट्रेस जो है वो क्या करता है, जनरेट करता है, ठीक है। मोर डिफॉर्मेशन, मोर डिफॉर्मेशन more deformation generates additional moment या फिर क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये ए है और ये बी है। अब अगर मान लो यहाँ पे डिफॉर्मेशन ज्यादा आया तो वो क्या कर रहा है, एडिशनल मोमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है ज्यादा आ गया, ठीक है, डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा आ गया, ये कुछ ऐसे डिफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो हमको ज्यादा मिल रहा है, तो क्योंकि इसमें जो एक्सियल फोर्स होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे मोमेंट डेवलप करेगा इस पॉइंट ए पे, तो इसलिए यहाँ पे एम ए जो है वो आएगा जो कि होगा पी इंटू डेल इसका। और यहाँ पे इसके इसमें तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होती नहीं है, तो यहाँ पे जो है ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर को फेल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि लोडिंग जो है, एडिशनल मोमेंट्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमने समझ ली है और इसको स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड भी स्टार्ट करेंगे। तो इसका पहला सबसे फर्स्ट चीज क्या था, हमको बेसिक एजम्पशन फॉलो करना जरूरी है। उसमें हमारा सबसे पहली चीज आई है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात कर लिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में क्या समझे कि किसी भी स्ट्रक्चर पे जब एक्सटर्नल लोड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो, ठीक है, एक से ज्यादा हो, तो उस स्ट्रक्चर पे किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इफेक्ट देखना है, चाहे वो डिफॉर्मेशन का हो या इंटरनल लोडिंग स्ट्रेस की बात हो, वहां पे
इसमें जो इफेक्ट होगा वो इंडिविजुअल लोडिंग के इफेक्ट का जो सम होगा उसके इक्वल आता है। ठीक है, ये चीज समझ लिए। और यहाँ पे इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, मतलब जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है वो तभी फॉलो होगा, यहाँ पे तभी वैलिड होगा जब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर इलास्टिक रिस्पॉन्स देता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेस जो है प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए स्ट्रेन, इसका मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो वैलिड होगा। ठीक है, अब इस हुक्स लॉ की जो बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स में देखते हैं, पर अभी हम लोग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे फिर डिफॉर्मेशन जो है वो कम मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए कि अगर मान लो यहाँ पर डेल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा जो है दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहा है, मोमेंट जनरेट हो रहा है ना। तो यहाँ पे इसलिए जितना भी ज्यादा हमको डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो एडिशनल मोमेंट कॉज करता है। ठीक है, एडिशनल मोमेंट और स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप होती है। तो ये हुआ हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्लियर समझ लिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। तो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन जो है ये एक्चुअल में कैसे यूज करना है, मेन ये चीज होती है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन है वो एक फोर्स मेथड है, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए प्रीवियस सेशन में कि वो एक क्या है, फोर्स मेथड है। फोर्स मेथड में हमने क्या बात किया था कि वहां पे जो अननोन्स होते हैं वो फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो हमको मतलब कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड में क्या कैलकुलेट करना होगा, फोर्स। ठीक है, फोर्स कैलकुलेट करना होगा। अब इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहली चीज तो हमको देखनी होगी कि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू कितनी है, मतलब कितने एक्स्ट्रा फोर्सेस है। डीएस की वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। बट जैसे ही डीएस की वैल्यू 0 से ज्यादा हुई तो जितना ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी ये बोलते हैं। तो जितने ज्यादा वो वैल्यू 0 से ज्यादा आएगी, मतलब जितने एक्स्ट्रा फोर्सेस होंगे उसे ही हम कहते हैं रिडंडेंट फोर्सेस। ठीक है, अब अगर ये रिडंडेंट फोर्सेस अगर मुझे पहले से पता हो, मतलब अगर मुझे नोन हो गया, तो फिर मैं वहां पे बाकी जो फोर्सेस होंगे उस स्ट्रक्चर पे आने वाला बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं क्या क्या बात किया। सबसे पहली चीज, कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड एक फोर्स मेथड है, पहली चीज ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड है इसमें हम इसमें कैलकुलेट करते हैं फोर्सेस। ठीक है, अननोन यहाँ पे क्या है, फोर्सेस है। पर इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाएंगे, मतलब यहाँ पे हम यूज करते हैं कंपैटिबिलिटी कंडीशंस। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशंस जो होगा वो डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वो जो रिडंडेंट फोर्स होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब वो कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद फिर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम बाकी फोर्सेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो हमने समझा इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है वो देखते हैं। और प्रोसीजर में हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर हम उस चीज को समझेंगे। और इसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, मतलब एक एग्जांपल लेंगे कि उसका एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे होगा। तो तब जाके क्या होगा, ये मेथड क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग, हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। अब कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का मतलब एक ये भी होता है कि स्ट्रक्चर में हमको किसी भी एक जॉइंट पे हमको गैप या सिंक ऐसा नहीं मिलना चाहिए, मतलब उसकी जो कंटिन्यूटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। इसलिए भी यहाँ पे बोलते हैं कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, क्योंकि इसको यूज जो है हम लोग डिफ्लेक्शन की क्राइटेरिया से करते हैं, मतलब कंपैटिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ठीक है इसमें देखते हैं कि कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड में सबसे फर्स्ट हमको करना क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना है, मतलब डीएस क्या है। तो डीएस
निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, डीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब डीएस कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता करना है वहां पे नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेस कितनी है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, वो डीएस कैलकुलेट करने के बाद क्या करेंगे, एनी फोर्स कंसीडर्ड, एनी फोर्स कंसीडर्ड एज अ रिडंडेंट, एज अ रिडंडेंट। ठीक है, डीएस की वैल्यू मान के चलो अगर 2 आई, तो उसमें से कौन से फोर्स को पहले कंसिडर करना है और रिडंडेंट किसे मानना है, ये चीज हम लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि एनी फोर्स कंसिडर्ड एज अ रिडंडेंट। अब इसके बाद सेकंड क्या होता है, सेकंड हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर को डिवाइड किया, डिवाइडेड इन टू, इन टू वे। ठीक है, फर्स्ट होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और सेकंड होता है स्ट्रक्चर कंसिडर्ड रिडंडेंट ओनली, रिडंडेंट ओनली। ठीक है, सबसे फर्स्ट डीएस कैलकुलेट किया, डीएस निकालने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कौन से फोर्स को रिडंडेंट कंसिडर करना है, और इसके बाद फिर स्ट्रक्चर को है जो है 2 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा होता है स्ट्रक्चर कंसिडर्ड एज अ रिडंडेंट ओनली। मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर जो होगा सिर्फ और सिर्फ उसमें रिडंडेंट फोर्स ही हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट हमको क्या करना है कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर नहीं, ये लिखते हैं रिमूविंग, रिमूविंग रिडंडेंट फोर्स फ्रॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिडंडेंट फोर्स को रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद जब रिमूव करने के बाद जो स्ट्रक्चर जो बचता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो रिडंडेंट हम लोग जो कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग रिडंडेंट कंसिडर किए हैं वो हमको ऐसे देख के करना है कि जो स्ट्रक्चर का जब हम वो लोड हटाएं तो वो लोड हटाने के बाद स्ट्रक्चर जो है वो अनस्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ध्यान से उस चीज को समझ के यहाँ पे फोर्स कंसिडर करते हैं कि अगर वो फोर्स हटाया तो वो स्ट्रक्चर फिर भी स्टेबल रहे। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसमें रिडंडेंट। ठीक है, चूज in such a way, in such a way, in such a way, after removing, after after removing it, after removing it, structure must be stable। ठीक है, structure must be stable। ठीक है, फिर फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ होगा अप्लाई करेंगे यहाँ पे, नाउ, नाउ अप्लाई compatibility condition, compatibility condition, compatibility condition corresponding to, corresponding to that redundant force। अब जब ये हो जाएगा इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे फिर
then we can calculate other forces by applying इक्विलिब्रियम कंडीशंस. ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस. तो इस कंडीशन से ना, जब हम लोग कंपैटिबिलिटी कंडीशन जब लगाते हैं ना, तो वहां से हम लोग जो हमारा अननोन मतलब जो रिडंडेंट फोर्स होता है वो कैलकुलेट हो जाता है. और जब हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो ये जो फोर्स है वो जब मिल जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन एम जेड. उसकी हेल्प से जितने बाकी फोर्सेस है वो हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं. ऐसा क्यों हो पाता है, क्योंकि जो अननोन फोर्स होता है, मतलब जितने डिग्री से क्या होता है वहां पे इनडिटरमिनेसी आई होती है, वो हमको मिल जाता है. तो उसके बाद तो वो स्ट्रक्चर वैसे भी क्या हो गया, डिटरमिनेट हो गया. तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसमें इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा सकते हैं. तो इसमें मैंने क्या क्या चीजें समझाई, इसको एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या लिखा है. इसमें कौन कौन सा, इस मेथड में कौन कौन सा जो यहाँ पे स्टेप है वो फॉलो करना है. सबसे पहली चीज, हमको डीएस कैलकुलेट करना है. ठीक है, डीएस कैलकुलेट करने के बाद हमको देखना है कि वहां पे हमको कौन से फोर्स को चूज करना है एज अ रिडंडेंट. ठीक है, क्योंकि ऐसा फोर्स हम चूज नहीं कर सकते जिसको हटाने के बाद, मतलब जिसको रिमूव करने के बाद उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाए, मतलब वो अनस्टेबल हो जाए. तो इस चीज को ध्यान में ध्यान देना है. इसके बाद अब इसमें स्ट्रक्चर जो है इसको दो चीजों में समझना है. फर्स्ट होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये वो स्ट्रक्चर है जिससे हमने जिसमें जितने भी लोडिंग्स थी उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमने रिडंडेंट का पार्ट हटा दिया, और उसके बाद जो लेफ्ट आउट जो बचता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, अब जिस फोर्स को आप हटाए हो, मतलब जो रिडंडेंट फोर्स हटा है, उसको क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसी फोर्स को कंसिडर करेंगे. इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर कंसिडर रिडंडेंट ओनली. ठीक है, तो हमारा दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया, और वहां से हम दोनों में हम क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे कंपैटिबिलिटी कंडीशन, और वहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस रिडंडेंट फोर्स को. और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, और जिससे बाकी जो अननोन फोर्सेस होंगे वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे. और एक बात ध्यान देंगे कि जो ये रिडंडेंट होगा वो उसको हम ऐसे चूज करें कि स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहे. और यहाँ पे बस इतनी चीजें 6 पॉइंट हमको ध्यान देना है. अब इसका हम क्या करते हैं, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि ये एक एंड क्या है, फिक्स्ड है, दूसरा एंड क्या है, हिंज है. इसको दिया पॉइंट ए, बी और ये सी, और सी पे क्या है, एक लोडिंग है पी. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि मुझे यहाँ पे डीएस कैलकुलेट करना है, स्टेप 1 पे चले तो स्टेप 1 पे चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं डीएस. अब डीएस निकालने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है. पहला कि यहाँ पे देखो जो फोर्सेस है वो कितने कंसिडर करें. यहाँ पे तो वैसे 3 फोर्सेस होते हैं. ठीक है, 2 फोर्स और एक क्या होता है, मोमेंट होता है. पर क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, वर्टिकल लोड लग रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही हम कंसिडर करते हैं. एक होगा वर्टिकल फोर्स, और इसी तरीके से बी पॉइंट पे भी एक वर्टिकल फोर्स, और एक हो जाएगा हमारा मोमेंट. ठीक है, मोमेंट हो जाएगा. तो इसको मैंने दिया नाम R1, ये हुआ R2 और ये हुआ M3. ठीक है, क्योंकि मोमेंट है. अब यहाँ पे ds कैलकुलेट करते हैं. तो ये 2 हो गया, R2 और M3 2 प्लस 1 माइनस किया. इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कितना कंसिडर करेंगे, 2 करेंगे. क्यों, क्योंकि fx कंसिडर नहीं होगा. तो 3 माइनस 2 किया तो ये आ गया 1, मतलब ds की वैल्यू हो गई 1. ठीक है, ds की वैल्यू हो गई 1. तो मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फोर्स अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले,
कोई एक ऐसा फोर्स हम कैलकुलेट कर लें, अब वो कौन कौन सा हो सकता है, वो R1 भी हो सकता है, वो R2 भी हो सकता है, या फिर वो M3 भी हो सकता है। अगर इन तीनों में से मुझे सिर्फ एक फोर्स मुझे वैल्यू मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ds की वैल्यू फिर वो 0 हो जाएगी। और अगर जैसे डिटर्मिनेट होगा इसका मतलब क्या होगा कि वहां पे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से मैं बाकी के फोर्सेस भी कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो जब ds कैलकुलेट किया तो अब यहाँ पे तीन कंडीशन बनती है कि हो सकता है कि मैं रिडंडेंट जो है वो मैं R1 कंसिडर करूँ, ठीक है, R1 कंसिडर कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं R2 भी कंसिडर कर सकती हूँ, और M3 भी ले सकते हैं। पर इस बात का ध्यान देना है कि जब भी हम कंसिडर कर रहे हैं रिडंडेंट, वो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में बिल्कुल इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने R1 कंसिडर किया, मतलब इसको अगर मैंने रिमूव किया, तो क्या स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या कम हो जाएगी, क्या नहीं होगी, मतलब स्ट्रक्चर फिर भी स्टेबल होगा क्योंकि एक एंड क्या है इसका फिक्स्ड है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मैंने R1 कंसिडर किया एज अ रिडंडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चूज रिडंडेंट एज R1, ठीक है। R1 को मैंने कंसिडर किया एज अ रिडंडेंट। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जैसे ही मुझे पता चल जाए कि मैं कौन से फोर्स को कंसिडर करने वाले हैं हम, तो इसके बाद हमको स्ट्रक्चर को क्या करना है, डिवाइड करना है। फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर में, और दूसरा क्या होगा, स्ट्रक्चर विद रिडंडेंट। तो चलो इसको करते हैं। स्टेप 2 लिखते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में हमने देखा कि हमको यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा रिडंडेंट, ठीक है। तो ये हमारा रिमूव हो रहा है रिडंडेंट फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैसा बनेगा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये था कुछ ऐसा, ठीक है, एक एंड है फिक्स्ड, और यहाँ पे लोडिंग लगी हुई थी R2, और ये हो जाएगा मोमेंट M3। तो ये हो गया R2, ये हो गया M3, और ये हो गया यहाँ पे सेंटर पे था पी लोड था, ठीक है। और यहाँ पे था R1, तो मैंने क्या किया, R1 को हटा दिया, ठीक है, R1 को हटा दिया। इस चीज को भी हम लोग आगे और देखेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी बना लेते हैं, जिसमें अब हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर में कंसिडर करना है। लिख लेते हैं यहाँ पे, नाउ स्ट्रक्चर विथ रिडंडेंट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको अब क्या करते हैं, फिर से इसको ड्रॉ करते हैं, और ये मैंने बना लिया स्ट्रक्चर। ये क्या था, फिक्स था, और यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं R2, ठीक है, R2, और बाकी चीजें मैंने इसमें क्या कर दिया, हटा दिया, सॉरी R1 था, ठीक है। तो बाकी चीजें मैंने अभी यहाँ पे हटा दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से R1 को हटा दिया। इसको अगर थोड़ा कम करके देखते हैं, अब देखो, अब इस पॉइंट को समझे, तो यहाँ पे देखो, रिमूव कर दिया रिडंडेंट फोर्स फर्स्ट वाले पार्ट में से, इसी को कहते हैं हम प्राइमरी स्ट्रक्चर, और सेकंड में क्या किया, इस R1 को अप्लाई कर दिया। अब दोनों की कंडीशन में मुझे यहाँ से R1 की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपैटिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो कंपैटिबिलिटी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि क्योंकि पॉइंट ए जो था वो क्या था, हिंज था, ठीक है, और हिंज में क्या होता है, वहां पे जो डिफ्लेक्शन हो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन अगर 0 है, मतलब मुझे इस चीज को समझना है कि जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू पॉइंट ए पे है वो निकल के कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब दोनों की कंडीशन में हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो, यहाँ पे चलते हैं फर्स्ट कंडीशन पे, ठीक है।
अब यहाँ पे आया मान लो डिफ्लेक्शन, ये आया डिफ्लेक्शन, कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन मिलता है मुझे ए पे, ठीक है। और ये पॉइंट क्या था, ए था, ये सी था, और ये क्या था, बी था, ठीक है। यही था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये डिफ्लेक्शन होगा वो किस पॉइंट पे है, बी पे, पॉइंट बी पॉइंट पे है, और किस लोडिंग के कारण आ रहा है, सी पे जो लोडिंग है उसके कारण आ रहा है। मतलब बी पे है और सी पे जो लोड है उसके कारण आ रहा है, इसलिए मैंने इसको क्या दिया नाम, डेल बी सी, ठीक है, डेल बी सी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, क्योंकि ये जो लोडिंग है इस पी के कारण यहाँ पे होगा डेल बी सी। और सेम अगर मैं इस कंडीशन में देखूं, रिडंडेंट फोर्स की कंडीशन में, तो क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ एक यही लोड अगर अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये लोड भी क्या कर रहा है, उसको अपवर्ड डायरेक्शन में उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन का जो पाथ होगा वो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन बनता है इसका नाम मैंने दिया डेल बी बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट पे लोडिंग है और बी पॉइंट पे मतलब उसी पोजीशन पे हम क्या देख रहे हैं, इसका डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो ये जो डेल बी बी और यहाँ पे डेल बी सी, ठीक है, ये दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दिख रहा है। क्योंकि जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो रिफ्लेक्शन है वो डाउनवर्ड साइड में, और जो ये नीचे का स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिडंडेंट फोर्स यहाँ पे जनरेट कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे कंडीशन कंपैटिबिलिटी का। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन का मतलब ये होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हमारा पहले कैसा था, हिंज था, वहां पे हमको डिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था, और यहाँ पे मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब पॉइंट ए पे तो डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल बी सी और डेल बी बी को अगर मैंने ऐड किया तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब लिखते हैं स्टेप 3, स्टेप 3 लिखते हैं, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंपैटिबिलिटी कंडीशन, अप्लाई कंपैटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, जो बी पॉइंट था उस पे डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है मतलब कि यहाँ पे जो सम हम लोग करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसका क्या था, डेल बी सी प्लस माइनस किया डेल बी बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट है, ठीक है, एक अपवर्ड है और एक क्या डाउनवर्ड है। तो अगर मैंने इसको यहाँ से कैलकुलेट किया, डेल बी सी इक्वल टू डेल बी बी, ठीक है, तो ये यहाँ से तो ये समझ में आ गई चीज, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा रिडंडेंट वाला जो कंडीशन था, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूं यूनिट लोड मेथड, ठीक है, और यहाँ से मैं डेल बी बी की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो अगर मैं बोलूं कि एक यूनिट, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक यूनिट लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन है वो स्मॉल डेल बी बी है, मतलब देखो अभी डेल का जो साइन है हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो आर लोड के कारण कितना होगा, तो आर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डेल बी बी को, जो कि क्या होगा, यूनिट लोड के कारण आने वाला डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे जब R1 लोड लगा तो R1 लोड के कारण टोटल जो डिफ्लेक्शन होगा वो ही तो डेल बी बी के इक्वल होगा, ठीक है। इस चीज को यहाँ से समझना। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं डेल बी बी के जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा, डेल बी सी इज इक्वल टू R1 इंटू डेल बी बी, स्मॉल डेल बी बी। तो यहाँ से R1 निकल सकता है, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल बी सी अपॉन में स्मॉल डेल बी बी। अब ये हुआ R1 का वैल्यू, ठीक है।
ये हो गया R1 की वैल्यू, पर मुझे तो इस फॉर्म में नहीं चाहिए, है ना, ये तो डिफ्लेक्शन के टर्म्स में आया है। अच्छा, अगर यही चीज मैं यहाँ पे मोमेंट कंसिडर करती ना, तो यहाँ पे ये थीटा के रिस्पॉन्स में आता, मतलब कि जो स्लोप होता है उसके रिस्पेक्ट में आता है। तो यहाँ पे R1 जो डिफ्लेक्शन के टर्म्स में आया है। अब यहाँ पे देखो, डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से R1 की वैल्यू निकल के आएगी। अभी तो हम लोग सिर्फ क्या की एक एक्सप्रेशन जो है वो बना लिए, और वहां से हमको डिफ्लेक्शन की वैल्यू जब पता होगी तब जाके ही हम R1 निकाल पाएंगे। अब डिफ्लेक्शन का जो कंसिडरेशन है वो एक डिफरेंट वो हो जाता है, चीज हो जाता है, क्योंकि उसको स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स में ही देखते हैं, जिसमें डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, ठीक है, फिर एक यूनिट लोड मेथड। तो वो सारे मेथड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं। और इसके बाद R1 की जगह पे R1 की जो एक्सप्रेशन में हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो वहां से R1 निकल जाएगा। पर क्योंकि देखो ये स्ट्रक्चर जो है सिंपल दिख रहा है, तो इसके कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू तो हमको पता होने चाहिए, ठीक है, वो स्टैंडर्ड वैल्यूज हमको पता है, तो उसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पे लिख लेते हैं, डिफ्लेक्शन कैन बी डिफ्लेक्शन कैन बी deflection can be calculated any of the method given below, ठीक है। वो कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड, क्या डबल इंटीग्रेशन मेथड, और क्या होता है, जैसे कि मोमेंट एरिया मेथड होता है, मोमेंट एरिया मेथड होता है। के बाद और क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बीम मेथड यूज कर सकते हैं। और हम लोग यूज कर सकते हैं यूनिट लोड मेथड, ठीक है, यूनिट लोड मेथड। तो ये सब मेथड्स की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज करके डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करके हम लोग यहाँ पे R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। पर क्योंकि अब हम लोग ये क्वेश्चन ले लिए हैं, तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे और R1 की वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखना कि जो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में जो ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला, यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो ये लोडिंग की कंडीशन है, इसकी हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन निकालते हैं। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, या फिर नीचे देखते हैं इसको, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, ठीक है। इस चीज को समझना कि अगर मान लो एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम है, और यहाँ पे इसके एंड पे, चलो यहाँ पे लगाया मैंने मोमेंट, ठीक है, एक कैंटिलीवर बीम है, यहाँ पे मैंने लगाया एक पॉइंट लोड, ठीक है, पॉइंट लोड लगाया। तो इस कंडीशन में ना स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की कुछ वैल्यूज है, इसको याद करना, और ये कॉमन स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ठीक है। ये हो जाता है डिफ्लेक्शन, यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा ml अपॉन में ei, और डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है ml स्क्वायर अपॉन में 2ei। इसमें क्या हो जाएगा, जब पॉइंट लोड लगा होता है तो ये हो जाता है pl स्क्वायर अपॉन में 2ei, और अगर डिफ्लेक्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा pl क्यूब अपॉन में 3ei। इस पॉइंट पे जहां पे लोडिंग लगी है, इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो डिफ्लेक्शन आएगा ना, इसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे हमको ये मिलती है लोडिंग P के कारण। अब लोड की वैल्यू कुछ भी दी होगी, जैसे 10 दिया हो तो यहाँ पे वैल्यू उसमें डाल देना, और इसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अब इस चीज को ही अप्लाई करते हैं, यही फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, और देखते हैं कि हमारी यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या आएगी। तो मुझे कैलकुलेट करना है क्या, डेल बी सी निकालना है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है डेल बी सी। अब डेल बी सी जो है, यहाँ पे देखो इस पॉइंट लोड के कारण आने वाला डिफ्लेक्शन है,
तो अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे देखूं तो ये एक डेल है, ठीक है, और यहाँ पे हमको रोटेशन भी मिल रहा है। तो इस रोटेशन के कारण भी कुछ डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ये डेल 1 है और ये डेल 2 मैं बोलूँ तो, ठीक है, डेल 2 कंसिडर करते हैं इसको, ये डेल 2, ठीक है, ये डेल 2 यहाँ से लेके यहाँ तक, और डेल जो है, या फिर इसको डेल 1 बोल देते, ये क्या हो गया, ये इस पॉइंट तक। तो जो अभी जो जस्ट हमने देखा फॉर्मूला, उसकी हेल्प से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लोडिंग थी वो कहाँ पे था, सेंटर में था, तो ये L/2 है और ये भी L/2 है। अब इस पॉइंट पे अगर मुझे इस बी पॉइंट पे, बी सी पॉइंट पे क्या करना है, कैलकुलेट करना टोटल डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे डेल वन जो होगा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड के कारण, वो कितना होता है देखे थे अभी, हाँ, लोडिंग के कारण जो डिफ्लेक्शन आया था वो कितना था, PL³/3EI। तो इसको इसको यूज करते हैं, हाँ, यहाँ पे लगाया PL³/3EI, ठीक है, प्लस किया, ये PL³/3EI वो क्या है, डेल 1 है, ठीक है, ये क्या है, डेल 1 है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे डेल 1, और प्लस किया डेल 2। अब ये डेल 2 कैसे कैलकुलेट होगा, कि जो डेल 2 होगा ये होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, थीटा इंटू लेंथ। अभी जो थीटा है इसमें इस लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस L/2 लेंथ को, तब जाके ये डेल 2 की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे मुझे L/2 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब ये चीज ऐसा क्यों कर रहे हैं, टेन थीटा यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और टेन थीटा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, यहाँ पे रोटेशन कितना मिल रहा था हम लोग को, देख लेते हैं, यहाँ पे देखे थे ये वाला, हाँ, ये लोडिंग के कारण जो डिफ्लेक्शन मिला था, रोटेशन मिला था, वो था PL²/2EI, ठीक है, PL²/2EI। तो यहाँ पे लिखते हैं PL²/2EI, ठीक है, इंटू L/2 है ये डिस्टेंस, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो L है वो भी L/2 है, और यहाँ पे भी L/2 है। तो ध्यान से इसकी वैल्यूज पुट करो, L/2 का क्यूब अपॉन 3EI प्लस PL/2 का स्क्वायर अपॉन में 2EI इंटू किया L/2, ठीक है। तो यहाँ से डेल BC की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से हमको डेल BC की वैल्यू जो है मिल जाएगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, डेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, डेल BC इज इक्वल टू हो जाएगा 5/48 PL³/EI, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी हो गई डेल BC की, ठीक है, ये हो गया डेल BC। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये यहाँ पे हमको डेल BB निकालना था। डेल BB की जगह पे हम लोग ये वैल्यूज पुट कर चुके हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे स्मॉल जो यहाँ पे डेल BB होगा, मतलब यूनिट लोड के कारण जो डिफ्लेक्शन आ रहा है पॉइंट बी पे, हमको क्या करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज वही, यहाँ पे लोडिंग जो है सेम कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे लोडिंग क्या होगी, सेम कंडीशन है, एक सेकेंड, यहाँ पे सेंटर, यहाँ पे जो है लोड था ये, ठीक है, ये R1 था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस R1 के कारण भी यहाँ पे कौन सा फोर्स आ रहा है, यहाँ पे कौन सा डिफ्लेक्शन आएगा, PL³/3EI जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किए थे, ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग क्या किए थे, PL³/3EI अप्लाई किए थे। तो जब इस कंडीशन पे चलेंगे और स्मॉल डेल BB की वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पे ये डेल BB इज इक्वल टू हो जाएगा PL³/3EI, ठीक है। अब क्योंकि ये L जो है वो हम लोग क्या करेंगे, पूरा लेंगे, L/2 नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि क्या था, ये स्पैन की जो टोटल लेंथ थी वो स्मॉल L थी, ठीक है, और वहां पे लोड जो था वो P पे था, इसलिए वहां पे हमने क्या किया, L/2 लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, L कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हमने कंसिडर किया L, और क्योंकि हमने इसको यूनिट लोड से वो किया था,
तो इक्वल कर देंगे 1 इंटू एल क्यूब अपॉन में 3EI, ठीक है ना। स्मॉल डेल बीबी जो है वो किसके लिए था, यूनिट लोड की कंसिडरेशन के लिए था। और जब मुझे आर के लिए निकालना था तो क्या किया मैंने, आर के लिए हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए थे डेल बीबी से, अब जाके हम लोग टोटल डिफ्लेक्शन निकाले थे आर के कारण। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे डेल बीबी के लिए 1 यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी एल क्यूब अपॉन में 3EI, यही हो जाएगा स्मॉल डेल बीबी, एल क्यूब अपॉन में 3EI। अब इस वैल्यूज को हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं R1 का जो हमने एक्सप्रेशन बनाया उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था, 5/48 PL क्यूब अपॉन 3EI, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आगे करते हैं यहाँ से। तो R1 इज इक्वल टू क्या था, R1 इज इक्वल टू था डेल BC जो कि था 5/48 PL क्यूब अपॉन EI डिवाइडेड बाय स्मॉल डेल BB, ठीक है। स्मॉल डेल BB से हमको डिवाइड करना था। अब स्मॉल डेल BB की वैल्यू कितनी आई थी, एल क्यूब अपॉन में 3EI। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/48 PL क्यूब अपॉन EI इंटू 3EI अपॉन एल क्यूब, इस एल क्यूब से एल क्यूब गया, EI से EI गया, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 5/16, ठीक है। 5/16 R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/16 P, ठीक है। ये हो जाएगा R1 की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा फाइनल R1 की वैल्यू 5/16, ठीक है। तो जो जो चीज मैंने बात किया था उसकी हेल्प से हम लोग क्या करें, यहाँ से R1 की वैल्यू निकालें। कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्यों जरूरी थी, इसलिए जरूरी थी क्योंकि यहाँ से हम लोग को रिडंडेंट की वैल्यू जो है कैलकुलेट करना यहाँ से हमको मिलने वाला था, ठीक है। अब इस R1 की वैल्यू जब निकल गई, क्योंकि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। अब अगर वो वैल्यू हमको नोन हो गया, अब इस P की जगह चलो कुछ भी लोड दिया होता, उस क्वेश्चन में अगर कुछ भी लोड दिया होता तो यहाँ पे वैल्यू रख के हम लोग यहाँ पे R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हमारा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से, स्टेप नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हेल्प से जो अदर अननोन फोर्सेस जो बचे थे हम लोग वो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट अदर फोर्सेस with the help of equilibrium condition, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कंडीशन में सबसे फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग, समेशन Fy इज इक्वल टू 0। अब इसको एक काम करते हैं, यहीं पे एक बार फिर से बना लेते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये कैसा था हमारा, ये एक एंड था फिक्स्ड और यहाँ पे थी लोडिंग R1 और ये था R2 और यहाँ पे था मोमेंट, ठीक है। तो ये हो गया R1 जो कि हमको मिल चुका है, ये हो गया R2 और ये हो गया M3 और यहाँ पे था वैल्यू P जो कि L/2 डिस्टेंस पे था, ठीक है। तो इस कंडीशन के हिसाब से देखो समेशन Fy जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू P, ठीक है। तो यहाँ पे R1 तो हमको मालूम चल चुका है, तो R2 निकालना हुआ तो क्या करना पड़ेगा, P में माइनस किया R1 और R2 इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस 5/16 इंटू P, ठीक है। 5/16 था ना,
एक बार चेक कर लेते हैं। 5/16, ठीक है, 5/16 p। तो इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 5 गया 11 p अपॉन में 16, ठीक है। तो ये हो गया हमारा R2 की वैल्यू। अब क्या हो चुका है, R1 निकल चुका है, R2 निकल चुका है। अब यहाँ से हम लोग मोमेंट भी निकाल सकते हैं जो कि M3 है। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं समेशन एम ए अप्लाई करते हैं। समेशन एम ए इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। समेशन एम ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हैं। सबसे फर्स्ट तो M3 है, यहाँ पे किया मैंने M3। इसके बाद क्या है इसमें, M3 के बाद यहाँ पे क्या है, एक लोडिंग क्या है, ये P लोडिंग है और दूसरा R1 लोडिंग है। तो P लोडिंग जो होगा इसके जस्ट अपोजिट है और R1 जो है इसके साथ है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ पे R1 भी जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो R1 इंटू एल किया मैं यहाँ पे करते हैं यहाँ पे हम लोग, प्लस R1 इंटू एल किया और माइनस किया P इंटू एल बाई 2, ठीक है। क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है और ये L/2 डिस्टेंस पे लग रहा है, इसलिए इसको 0 के इक्वल कर दिए। अब R1 भी पता है, ठीक है, और P तो हमको पहले से ये तो गिवन रहेगा। तो M3 निकालने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, PL/2 में माइनस करेंगे R1, और R1 की वैल्यू थी 5/16 P इंटू एल। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 3p/16, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा M3 की वैल्यू मोमेंट। तो यहाँ से हमको क्या क्या मिला, R1 मिल गया, R1 मिला, R2 मिला और M3 मिला, ठीक है। ये R1 हमने कैसे कैलकुलेट किया, हम लोग यहाँ पे कंपैटिबिलिटी कंडीशन से R1 की वैल्यू कैलकुलेट किए। ये कंपैटिबिलिटी कंडीशन किस पे बेस्ड थी, तो ये डिफ्लेक्शन पे बेस्ड थी, ठीक है। जो इसका जो नाम है कंटिन्यूटी, जो इस यहाँ पे जो कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन की जो बात होती है हम लोग वहीं से कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिफॉर्मेशन हमको क्या मिलना चाहिए, पॉइंट बी पे 0 मिलना चाहिए था। तो उसके हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिफॉर्मेशन का एक कंपैटिबिलिटी कंडीशन अप्लाई की और यहाँ से R1 की वैल्यू कैलकुलेट किए। जब R1 मिल गया, इसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे R2 एंड M3 निकाले इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ds की वैल्यू 2 होती, मतलब मुझे 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ता इंडिविजुअल, एक बार एक लोड को लेकर पूरा वैल्यू सॉल्व करना पड़ता, इसके बाद फिर हम सेकंड लोड लेते और वो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम के हेल्प से बाकी फोर्सेस निकालते। पर क्योंकि यहाँ पे ds की वैल्यू 1 थी, इसलिए यहाँ पे R1 की वैल्यू बस हमने कैलकुलेट की है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें स्टार्टिंग से कि हमने कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड में क्या क्या चीजें समझी है, ठीक है, तो इस चीज को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये था कि हम लोग यहाँ पे इस पे कौन कौन से प्रोसीजर जो यूज करने वाले थे उस चीज को अप्लाई किए हैं या ना किए नहीं किए हैं, इस चीज को देख लेते हैं। तो मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोग ds कैलकुलेट किए, ठीक है। ds कैलकुलेट करने के बाद फिर हमने क्या किया, फोर्स को कंसिडर किया एज अ रिडंडेंट। अब वो फोर्स कुछ भी हो सकता था। यहाँ पे टोटल 3 रिएक्शंस मेरे को मिल रही थी, R1, R2 एंड M3। तो यहाँ पे मैंने R1 कंसिडर किया क्योंकि वो इजी टू सॉल्व था। अगर हम चाहे तो R2 को भी लेकर सॉल्व कर सकते थे या फिर M3 को भी लेकर सॉल्व कर सकते थे, पर उस कंडीशन में उसकी जो कंडीशन जो होगी उस कंडीशन में वहाँ पे डिफ्लेक्शन जो है वो हमको अलग मिलता, ठीक है। तो इसके बाद फिर यहाँ पे क्या किया हमने, स्ट्रक्चर की बात किए थे कि उसके बाद फिर हम उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से मैंने रिडंडेंट को हटा दिया, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या किए थे, रिडंडेंट हटाने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाए थे सिर्फ और सिर्फ रिडंडेंट फोर्स के साथ उस स्ट्रक्चर में, वो भी देख लिए। और फिर दोनों के बाद इस दोनों में हम लोग क्या किए, अप्लाई किए थे कंपैटिबिलिटी कंडीशन। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ से हमने रिडंडेंट फोर्स को क्या किया, कैलकुलेट किया। और कैलकुलेट करने के बाद
जब रिडंडेंट फोर्स कैलकुलेट हुआ उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में गए और बाकी फोर्सेस को हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, हमारा एक एग्जाम्पल क्या था, ये था जिसमें हम लोग का एक एंड क्या है, फिक्स्ड है, और सेकेंड एंड क्या है, यहाँ पे हिंज है। तो यहाँ से हम लोग ds की वैल्यू कैलकुलेट किए, फिर रिमूव किए थे यहाँ पे r1। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन हमको क्या करना था, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, पर हम लोग को कुछ अभी फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने क्या बताया, इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू बता दिया और इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व किए। तो यहाँ पे हम लोग डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किए दोनों पॉइंट के लिए और फिर कंपैटिबिलिटी अप्लाई किए। अब ये जो कंपैटिबिलिटी थी वो क्या थी, जो डिफ्लेक्शन था बी पॉइंट पे वो तो जीरो मिलेगा, तब जाके वो स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टेबल होगा। तो इसलिए मैंने डेल बी को किया जीरो और यहाँ से मैंने R1 का एक एक्सप्रेशन बनाया जो क्या था, डेल बी सी अपॉन स्मॉल डेल बी सी। ठीक है, अब ये स्मॉल डेल बी सी कैसे आया था, क्योंकि मैंने एक यूनिट के लिए मैंने क्या कंसिडर किया कि अगर एक यूनिट लोड है तो वहां पे मुझे स्मॉल डेल बी बी मिल रहा है, मतलब डिफ्लेक्शन वहां पे मुझे कम मिलेगा। पर अगर वही R1 कुछ लोड है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 का अगर इतना है मतलब मुझे R1 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्मॉल डेल बी बी को। यहाँ से फिर मैंने R1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर हम लोग अप्लाई किए इक्विलिब्रियम कंडीशन और यहाँ से R2 भी निकाले और यहाँ से M3 भी की जो वैल्यू है वो भी आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड जो कि एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट मेथड में। तो आज के अगर इस सेशन में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। तो आज के सेशन के लिए फिर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।